CH 5। तभी विराज ने कुछ सोचा और उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, कितने आराम से सो रही है मेरे बेड पर, अभी बताता हूं। अब आगे। जन्नत विराज की खुरापात से अनजान बेड पर फैलकर सोई हुई थी। विराज ने एक नज़र जन्नत को देखा और चलते हुए बेड के पास आ गया और उसने झुककर जन्नत को अपनी गोद में उठा लिया। जन्नत में ज्यादा वजन नहीं था, इसलिए उसे उठाने में कोई दिक्कत नहीं आई। जन्नत जो इस समय गहरी नींद में थी, उसे तो पता भी नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला था। जन्नत ने कसमसा कर विराज को पकड़ लिया। विराज ने जन्नत को घूर कर देखा और फिर उसे लेकर बालकनी की तरफ आ गया। विराज ने जन्नत को फर्श पर लिटा दिया। वैसे मुंबई में ज्यादा ठंड नहीं होती, पर क्योंकि ये फरवरी का महीना था, इस वजह से हल्की ठंड थी। जन्नत खुद में ही सिमट गई। विराज अगले ही पल रूम में आ गया। उसने एक बार मुड़कर भी जन्नत को नहीं देखा। उसने कपड़े बदले और बेड पर आराम से सो गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह का समय। विराज ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर सुकून था, जो शायद ही आज से पहले कभी उसके चेहरे पर दिखा हो। आज उसने पहली बार बहुत अच्छी और लंबी नींद ली थी, पर जैसे ही उठने को हुआ, तभी उसे अपने ऊपर कुछ महसूस हुआ। उसने नजर घुमाकर देखा और चौंक गया। जन्नत उसके ठीक बगल में लेटी हुई थी। जन्नत एक हाथ उसके चेस्ट पर और एक पैर उसके पैरों पर। वो इस समय बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो विराज से बिल्कुल चिपक कर सोई हुई थी। विराज एकदम से उसे दूर करके उससे थोड़ी दूर हो गया। उसके ऐसा करने से जन्नत भी चौंक कर उठ गई। उसकी नजर जैसे ही जन्नत पर गई, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने घूरते हुए पूछा, तुम बेड पर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम बेड पर क्या कर रही हो। तुम तो, विराज गरजते हुए बोला। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही जन्नत कहने लगी, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैं तो यही बेड पर सोई थी रात को। तुम ही यहां आए थे। कहीं तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की है? भगवान, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। जन्नत ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे विराज ने उसके साथ कुछ किया हो। विराज का दिमाग पहले से ही खराब था और सुबह सुबह जन्नत की बात सुन उसके दिमाग का भाजी पाला हो रहा था। वो सीधे तौर पर यह भी नहीं पूछ सकता था। उसने तो उसे बालकनी में सुलाया था, तो वो यहां कब आई? विराज दांत पीस कर बोला, आगे से तुम मेरे बेड पर नहीं सोवोगी। इनफैक्ट तुम मुझे इस घर में भी नजर ना आओ, समझी? और वैसे भी अभी ये शादी रजिस्टर नहीं हुई है, तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। जन्नत दांत पीसते हुए कहने लगी, तो मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मरे जा रही हूं? वैसे भी मुझे जो करना था वो मैं कर चुकी हूं, तो अब मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। ये कहकर वो जैसे ही उठने को हुई, तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। तो विराज और जन्नत दोनों ने पहले दरवाजे की तरफ और फिर एक दूसरे का चेहरा देखकर मुंह बना लिया। जन्नत चुपचाप बाथरूम की तरफ चली गई। ना चाहते हुए भी विराज को उठना पड़ा। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। वो बोली, ओह माय डियर खड़ूस ब्रदर, कैसे हो? लड़की की बात सुन विराज हैरानी से पूछा, मुझे क्या होना है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। पर शिवी, शवरा, तू यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रही है? शिवी विराज की बुआ की बेटी है, जो उम्र में विराज से छोटी है। उम्र 22 साल, दिखने में खूबसूरत और उससे भी ज्यादा शरारती और क्यूट। शिवी की मॉम यानी विराज की बुआ की डेथ शिवी के जन्म के कुछ दिन बाद ही हो गई थी, जिसके बाद शिवी के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। शिवी की सौतेली माँ ने उसे कभी भी एक माँ का प्यार नहीं दिया था।
वो हमेशा शिवी को परेशान करती थी। बात यहाँ तक तो थी, पर हद तो तब हो गई जब एक दिन शिवी की सौतेली माँ ने शिवी को इतना टॉर्चर किया कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पर शिवी के पापा ने तब भी अपनी साथ दिया। जब राजवंश परिवार को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बिना कोई देती किए शिवी को राजवंश परिवार में लेकर आ गए। तब से शिवी राजवंश परिवार में ही रहती थी। यहाँ सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, तो उसे भी कभी भी अपनी मॉम की कमी महसूस नहीं होती थी। अब कहानी पर आते हैं। शिवी विराज को छेड़ते हुए कहने लगी, बस ऐसे ही कल आपकी शादी थी और बस ऐसे ही पूछ लिया। विराज उसे घूर कर देखने लगा। तुम कुछ ज्यादा दिमाग नहीं चलाने लगी हो माय डियर लिटिल सूजी। शिवी ने विराज की बात और उसकी नजरों को इग्नोर कर दिया और कमर पर हाथ रखकर सोचते हुए नाक सिकोड़ कर बोली, वैसे खड़ूस ब्रदर, मुझे लगता है आपकी न्यू वाइफ यानी कि मेरी जन्नत भाभी आपकी स्नेहा से लाख गुना बेहतर है आपके लिए। आप दोनों की एकदम परफेक्ट जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। शिवी की बात सुन विराज का चेहरा काला पड़ गया। उसका चेहरा देखने लायक था। जन्नत और उसकी जोड़ी टॉम एंड जेरी से कम नहीं थी। वो दोनों हर वक्त फाइट करते रहते थे, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। वो दोनों कैसे एक दूसरे के लिए बने हो सकते हैं? ये कभी हो ही नहीं सकता, कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं जन्नत जैसे ही बाथरूम में गई, उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। फ्लैशबैक। रात को जैसे विराज ने जन्नत को फर्श पर लिटाया था, उसके कुछ देर बाद ही ठंड की वजह से जन्नत की नींद अचानक खुल गई थी। जब उसने देखा कि वो बालकनी में फर्श पर लेटी हुई हैं, तो वो हड़बड़ा कर वहां से उठ गई। उसे समझते देर नहीं लगी कि ये सब विराज का किया धरा है। वो जल्दी से रूम में आई। उसने देखा विराज बड़े मजे से बेड पर सोया हुआ है। जन्नत ने एक नज़र घूर कर विराज को देखा। वो चाहती तो अभी ही विराज को अभी सबक सिखा सकती थी, पर उसे अभी बहुत नींद आ रही थी और उसे सोफे पर नींद आती नहीं थी। इसलिए वो चुपचाप जाकर बेड के एक कोने में सो गई। पर जन्नत तो जन्नत थी, वो कैसे एक जगह टिक सकती थी? जैसे ही नींद आई वो कब विराज के पास पहुंची खुद उसे भी नहीं पता। फ्लैशबैक एंड। जन्नत डेविल स्माइल करके बोली, तुम्हारा रिएक्शंस देखकर दिल को सुकून मिला। वहां सुबह का झटका। ये कहते हुए वो कपड़े उतारने लगी। वही विराज को अपने में खोया देख शिवी उसे छेड़ते हुए बोली, ओह हेलो डियर खड़ूस ब्रदर, किसके ख्यालों में खो गए? वैसे तुम दोनों के 35 के 35 गुण मिलते हैं। हाँ, पर गुण तो 36 होते हैं। विराज के मुंह से अचानक निकला। शिवी मुंह बनाकर बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों पर यह डायलॉग सूट करेगा, क्योंकि तुम दोनों के 36 के 36 गुण मिल ही नहीं सकते। मैं तुम दोनों को अच्छे से जानती हूं। एक टॉमन है तो एक जेरी, जिनकी कभी भी आपस में नहीं बनती। वैसे ही तुम दोनों हो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जन्नत भाभी, अब तो वो मेरी भाभी हैं। उसने आपसे क्यों शादी की, वो भी ऐसे सब लोगों से बचकर, स्नेहा के बारे में किसी को भी ना बताकर। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी भाभी की, पर अब लगता है ये जो भी हुआ मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो स्नेहा मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कहाँ हमारी प्यारी जन्नत भाभी, जिनका जलवा ही अलग है, और कहाँ वो स्नेहा। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही शिवी की विराज के चेहरे पर नजर गई, जिसका चेहरा काला पड़ गया था। वो उसे घूर रहा था। विराज का ऐसा करना जायज था, क्योंकि शिवी कब से स्नेहा की बुराई करे जा रही थी, जिससे उसकी कल शादी होने वाली थी, और उसकी दुश्मन की बड़ाई किए जा रही थी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 6। शिवी घबरा गई।
पर फिर वह अपने आप को नॉर्मल कर विराज को और भी ज्यादा चिढ़ाने के मकसद से मुंह बनाकर कहने लगी, ओ डियर खड़ूस ब्रदर, मुझे ऐसे मत घुरिए, क्योंकि डरने वाले डरते होंगे आपकी इन लाल आंखों से, मगर मैं नहीं डरती और मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। स्नेहा का तो जन्नत भाभी के नाखून से भी कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर वह अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहने लगी, डियर खड़ूस ब्रदर, ये भाभी कहाँ है? क्या वो उठ गई या अभी भी सो रही हैं? कहीं आपने मेरी भाभी को परेशान तो नहीं किया ना? अगर किया होगा ना तो मैं आपकी क्लास लगाऊंगी। एक शिवी ही थी जो विराज को कुछ भी कहने या उससे कुछ भी करवाने की ताकत रखती थी। विराज का दिमाग पहले से खराब था और शिवी उसे और गुस्सा दिला रही थी, पर वो उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकता था। उसने अचानक से शिवी को दोनों कंधों से पकड़ा और झूठी मुस्कान के साथ कहने लगा, माय डियर लिटिल सूजी, मैंने तुम्हारी डियर भाभी को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। वो इस समय बाथरूम में है, तो तुम अभी के लिए यहाँ से जाओ, मैं उसे थोड़ी देर में नीचे लेकर आता हूँ। मम। ये कहते हुए उसने शिवी के सिर पर हाथ रख दिया। शिवी आंखें नचाकर बोली, जा रही हूं, पर भाभी को जल्दी लेकर आना, वरना मैं खुद आ जाऊंगी यहाँ। विराज ने झूठी मुस्कान के साथ बोला, हाँ ले आऊंगा, अब तुम जाओ। ये कहते हुए उसने शिवी के बालों को खराब कर दिया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी शिवी मुंह बनाकर रह गई और एक वार्निंग लुक देकर अपने बाल सही करते हुए चली गई। वहीं विराज ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, उसके 2 मिनट बाद ही फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। विराज दांत भींचकर बोला, इस बार सूजी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो बोला, मॉम आप? मीरा जी बोली, क्यों, मैं नहीं आ सकती यहाँ? विराज, नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बताइए। मीरा जी मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ मुझे पता है, कौन सी बात? ये बता, जन्नत उठ गई या सो रही है? अपनी मॉम की बात सुन विराज का मुंह लटक गया। सब लोग उससे जन्नत के बारे में पूछ रहा था, उसके बारे में कोई भी नहीं पूछ रहा था कि वो कैसा है। कल रात ने उसकी पूरी की पूरी दुल्हन बदल दी और बावजूद इसके सब उसका हाल पूछने की बजाय जन्नत का हाल पूछ रहे थे। विराज एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, वो बाथरूम में है। ओह कोई बात नहीं, मैं तो बस उसे कुछ देने के लिए आई थी। ये कहते हुए उसने अपने पास खड़ी नौकरानी को आगे बुलाया। उसने नौकरानी के हाथ से थाल लिया और विराज की तरफ बढ़ाकर बोली, विसु ये तुम जन्नत को दे देना, आज उसका पहला दिन है ना, तो मुंह दिखाई की रस्म है, उसे कहना कि वो आज ये पहने। मीरा की बात सुन विराज उन्हें शॉक एक्सप्रेशन के साथ देखने लगा। क्या सबने जन्नत को अपना लिया था? इसका मतलब उनका अलग होना आसान नहीं होने वाला था। उसे इस समय जन्नत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरा जी विराज के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रही थी, वो उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी। उसने विराज के एक गाल पर हाथ रखा और बोली, जाओ विसु, और हो सके तो थोड़ी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, हमें तुम दोनों से जरूरी बात करनी है। ये कहकर वो वहां से चली गई। विराज ने लाचारी से मीरा जी को जाते हुए देखा और फिर एक नजर थाल में रखे कपड़े और गहनों की तरफ। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो डेविल स्माइल करके थाल को लेकर अंदर चला गया। वहीं जन्नत, जिसने सावर ले लिया था, उसे याद आया कि वो विराज से लड़ाई करने के चक्कर में कपड़े लाना तो भूल गई। तभी उसे याद आया, पर उसके पास तो यहाँ एक भी ड्रेस नहीं है। वो सोचने लगी, ये जेके भी ना अब तक कपड़े लेकर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है। अब मैं क्या करूं? ये खड़ूस भी बाहर ही होगा, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। क्या करूं, ये सोचते हुए वो अपने होठों को काटने लगी।
तभी उसने देखा विराज का एक बाथरोब वहां पर रखा हुआ है। ये देख उसने मजबूर नजरों से बाथरोब को देखा और उसे उठाकर अपने शरीर पर लपेट लिया। विराज का बाथरोब जन्नत के पैरों को अच्छे से कवर कर रहा था। ढीला ढाला बाथरोब लपेटकर विराज ने एक बार अपने आप को आईने में देखा। वो बाथरोब में बहुत फनी और क्यूट लग रही थी। जन्नत मुंह बनाकर बोली, इस बाथरोब को पहनकर तो मेरी पर्सनैलिटी एकदम ही बदल गई है, जैसे 3 साल पहले बदल गई थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को नॉर्मल करके उसने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसने देखा विराज सोफे पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। विराज जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसको भी इस बात का एहसास हो गया था कि जन्नत बाथरूम से बाहर आ गई है, पर उसने ऐसे दिखाया जैसे वो काम में बहुत बिजी है और उसे पता ही नहीं है कि जन्नत कमरे में है। वहीं जन्नत अब सोचने लगी कि वो क्या पहने। उसे इस वक्त जेके पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बड़बड़ाई जेके। वो इसके आगे कुछ कहती उससे पहले ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। विराज अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुआ। वहीं जन्नत ने घूर कर विराज को देखा जो अपने काम में व्यस्त था या व्यस्त दिखाने की कोशिश कर रहा था। जन्नत खुद तो जा नहीं सकती थी क्योंकि उसने बाथरोब पहन रखा था। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह से कवर था, पर फिर भी उसे जाने में हेजिटेशन हो रही थी। तभी उसका फोन बजा। जन्नत ने देखा ये उसका फोन था। ये देख जन्नत जल्दी से बेड के पास रखे अपने फोन के पास गई और फोन उठाकर सीधी गुस्से में बोली, कहाँ हो जेके तुम? अब तक मैंने कहा था ना कि सुबह 7 बजे तक मेरी जरूरत के सारे सामान मेरे पास पहुंच जाने चाहिए। और अब कितने बज रहे हैं? 8 और तुम अब तक गायब हो। तुम्हें अपनी जान और नौकरी प्यारी है या नहीं? जन्नत को गुस्सा करते देख विराज को बड़ा मजा आ रहा था। वो तिरछी निगाहों से जन्नत को देख रहा था। वहीं जैसे ही जन्नत रुकी जेके धीमी आवाज में बोला, वो मैम मैं अभी कमरे के बाहर खड़ा हूं। आई एम रियली सॉरी मैम, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। आगे से ऐसा नहीं होगा। जेके की बात सुन जन्नत ने खुद को शांत किया और बिना कुछ बोले फोन रख दिया। वो सीधी दरवाजे की तरफ जाने लगी। वो दरवाजा खोल पाती उससे पहले ही विराज बीच में आ गया। उसने जन्नत को अपने पीछे कर दिया। जन्नत ने घूर कर विराज को देखा तो विराज ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? अंदर रहो। क्यों कर रहे हो ये सब? जन्नत ने तंज भरे लहजे में पूछा। विराज ने कुछ नहीं कहा और दरवाजा खोला। जन्नत भी तंज भरी हंसी हंसते हुए दरवाजे से दूर हो गई। उसकी आंखों में अगले ही पल क्रूरता नजर आने लगी। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। वही विराज ने जैसे ही दरवाजा खोला सामने जेके मुस्कुराते हुए खड़ा था। पर जैसे ही उसकी नजर विराज पर गई, उसकी चेहरे पर मुस्कान जम गई। अगले ही पल उसने अजीब सा मुंह बना लिया। विराज जेके के एक्सप्रेशन देख उससे बिना किसी भाव के बोला, क्या है? जेके भी कहाँ कम था। वो भी उसी लहजे में बोला, मुझे मैम से काम है, आपसे नहीं। CH7 आग से खेलने की कोशिश मत करो, बटा टॉवल पर लड़ाई। जेके का एटीट्यूड देख विराज ने एक आईब्रो उठाकर उसे घूरा। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी जो उससे ऐसे बात करे, कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा। और ये तो जन्नत का सेक्रेटरी था। जेके की हिम्मत भी कैसे हुई वो उससे नजर उठाकर भी बात कर सके। पर उसने ना सिर्फ नजर उठाई बल्कि एटीट्यूड से बोल रहा है। विराज दांत पीसकर बोला, पहले तो अपनी नजरें नीचे करो, वरना। वो आगे कुछ और कह पाता उससे पहले ही जेके उसी अंदाज में कहने लगा, मिस्टर राजवंश, मैं आपका कोई नौकर नहीं हूं जो आपकी बात मानूंगा। और रही बात नजरें नीचे करने की, वो सिर्फ मैं अपनी मैम के सामने ही करता हूं। विराज को इस समय कितना गुस्सा आ रहा था।
ये सिर्फ वही जानता था। ये इंसान उसका ईगो हर्ट कर रहा था। उसके बारे में जानते हुए भी विराज दांत भींचकर बोला, तुम्हारा हिसाब मैं बाद में करूंगा, फिलहाल के लिए जो काम है वो बोलो, क्योंकि मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। जेके मुस्कुराकर कर बोला, मुझे भी फालतू लोगों पर अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। ये कहते हुए उसने अपने हाथों में पकड़े हुए बैग्स विराज के हाथों में थमा दिए और आगे बोला, चलता हूं। तभी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अब एटीट्यूड की जगह रिस्पेक्ट और एक अनजाना डर दिखाई देने लगा। जेके सिर झुकाकर बोला, गुड मॉर्निंग मैम। जेके के एक्सप्रेशन देख और बात सुन विराज की बोहे सिकुड़ गई। उसने पीछे पलट कर देखा। जन्नत ठीक उसके पीछे कमर पर हाथ रखकर खड़ी थी और उन्हें ही तेज नजरों से देख रही थी। विराज ने दांत पीसते हुए जन्नत को अपनी तरफ खींच लिया और अपने सीने में उसका सिर छुपा लिया। ये देख जेके जैसे ही अंदर जाने को हुआ, तभी विराज ने पीछे मुड़कर जेके के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जेके ने एक निगाह दरवाजे पर डाली और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि जन्नत इतनी कमजोर नहीं है कि वो विराज का सामना ना कर सके। वहीं विराज का रिएक्शन देख जन्नत को अजीब लगा। विराज ने उसे दरवाजे से सटा दिया और एक हाथ उसकी कमर और दूसरा हाथ दरवाजे पर टिका दिया और उसकी आंखों में गुस्से से घूरने लगा। वहीं जन्नत बड़े आराम से खड़ी थी। वो विराज की आंखों में देखते हुए बोली, ये क्या हरकत है और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पास आने की? विराज को पता नहीं क्या हुआ। उसने अचानक ही एक हाथ से जन्नत का चेहरा अपने हाथों में भींच लिया। जन्नत को दर्द हो रहा था। उसके मुंह से हल्की आह निकल गई। वो विराज को घूर रही थी, पर विराज ने उसे नहीं छोड़ा और दांत पीसते हुए कहने लगा, मेरी हरकतों को छोड़ो और तुम अपनी देखो अभी क्या कर रही थी। मेरे कहने के बावजूद भी तुम दरवाजे पर चली आई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अंदर रहो। पर वो आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जन्नत ने एक जबरदस्त किक विराज की टांगों के बीच मारी। इसी के साथ विराज की चिंक निकल गई। उसने झटके से जन्नत को छोड़ दिया और उससे दूर होकर दर्द से छटपटाने लगा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। विराज की आंखों में आंसू भर आए। आंखें बंद करके वो जैसे तैसे अपने आप को रोक रहा था ताकि उसके मुंह से आवाज ना निकले। लड़के समझ सकते हैं कि बेचारे को कितना दर्द हुआ होगा। जिंदगी झंड। वहीं जन्नत ने अपना मुंह सहलाया और फिर विराज के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख एक्सप्रेशन लेस भाव लिए वार्निंग भरी आवाज में कहने लगी, चू चू चू। क्या हुआ माय डियर जान? क्या इतने में ही जान की जान निकल गई? विराज ने दर्द भरी निगाहों में भी गुस्सा झलक रहा था, पर दर्द के कारण उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं जन्नत एक हाथ अपनी गर्दन पर रख किसी साइको की तरह फिराते हुए आगे बोली, जान तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ जबरदस्ती करोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? गए वो दिन जब मैं। उसने आगे की बात अधूरी छोड़ दी और किसी साइको की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। अब विराज का भी दर्द कम हो गया था। विराज ने एक बार फिर से जन्नत को पकड़ने की कोशिश की, पर जन्नत पहले ही हट गई। इस बार जन्नत मुस्कुराते हुए कहने लगी, डियर जान, अगर अपनी जान प्यारी है तो इस जान से पंगा मत लो और दूर रहो। अगर आग से खेलने की कोशिश करोगे तो आग में जलकर खाक हो जाओगे। मुझे उकसाना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है। ये तो ट्रेलर की छोटी सी क्लिप थी, चाहो तो आजमा सकते हो। मैं तुम्हें पूरा ट्रेलर और उसके बाद पूरी पिक्चर भी दिखा सकती हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। ये कहते हुए जन्नत के चेहरे पर डेविल स्माइल थी।
जन्नत ने विराज के कंधे पर थपकी मारी और जेके के दिए पैकेट्स में से एक उठाकर क्लोजेट रूम में चली गई। वहीं विराज ने अपना सिर पकड़ लिया। ये कौन सी आफत गले पड़ गई। उसे अभी भी दर्द हो रहा था, पर पहले से कम वो लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ हॉल में सब लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। सब लोग बातें कर रहे थे। तभी विराज की दादी बोली, मीरा, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी देर हो गई है? मीरा एक फीकी मुस्कान के साथ बोली, माँ जी वो आते ही होंगे, अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं जन्नत के लिए कपड़े और जरूरी सामान देकर आई थी। वो तैयार हो रही होगी। कोई बात नहीं, तू शिवी को भेज दे, वो देखकर आ जाएगी कि उन्हें और कितना टाइम लगने वाला है। दादी जी बोली, जी माँ जी, मैं अभी भेजती हूँ। मीरा जी बोली और फिर शिवी को अपने पास बुलाकर बोली, शिवी बेटा, जाकर देख कि तेरे भाई भाभी को और कितना टाइम लगेगा आने में, सब लोग आ गए हैं। शिवी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिरहा में हिलाकर बोली, जी मामी, मैं अभी यूं गई और यूं उन दोनों को लेकर आती हूँ। ये कहकर शिवी वहां से निकल गई। तभी दादी जी बोली, मीरा, वो लोग कब तक आने वाले हैं? मीरा टाइम देखकर बोली, माँ जी वो बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। मैंने थोड़ी देर पहले ही फोन करके पूछा था। मीरा की बात पर दादी जी ने हाँ में सिर हिला दिया। वही जन्नत कपड़े बदलकर बाहर आ गई। उसने अपने आप को आईने में देखा। वो किसी भी एंगल से शादीशुदा नहीं लग रही थी, क्योंकि ना तो उसके मांग में सिंदूर था और ना गले में मंगलसूत्र और ना ही हाथों में चूड़ियां, क्योंकि रात को ही सोते समय उसने चूड़ियां और मंगलसूत्र निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। पर अब ड्रेसिंग टेबल पर उनमें से कोई भी चीज नहीं थी और जन्नत ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जन्नत ने अपने बाल संवारे और खुद को आईने में देखकर बोली, तो बहुत बदल गई हैं जन्नत, बहुत, और ये बदलाव बहुत अच्छा है। वो ये सोच रही थी तभी उसके कानों में विराज की आवाज आई, मेरा टॉवेल पकड़ा दो। दरअसल विराज सीधे ही बाथरूम में चला गया था, इस वजह से टॉवेल भूल गया। जन्नत की बोहें तन गई। ये लड़का उसे टॉवेल पकड़ाने को कह रहा है। अभी तो बड़ा गुस्सा दिखा रहा था। जन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया तो विराज फिर से बोला, मेरा टॉवेल पकड़ा दो वरना आगे दिक्कत तुम्हें ही होगी। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। जन्नत ने इस बार भी उसे इग्नोर कर दिया। तभी विराज हंसकर बोला, मुझे पता है कि तुम यहीं हो। तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही बाहर आ रहा हूं। फिर आगे जो होगा उसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। विराज की बेशर्मी से भरी धमकी सुन जन्नत की बोहे गुस्से से तन गई। वो थोड़े गुस्से से बोली, नहीं दे रही, जो करना है कर लो। ये क्या हो रहा है? अंदर शिवी अपने आप से बोली। दरअसल शिवी अभी अभी ही दरवाजे पर पहुंची थी। आते ही उसे जरा की कही बात सुनने को मिल गई। टू बी कंटिन्यूड। CH8 बाथरूम का माहौल गर्म बटा शिवी की गलतफहमी। ये क्या हो रहा है? अंदर शिवी अपने आप से बोली। दरअसल शिवी अभी अभी ही दरवाजे पर पहुंची थी। आते ही उसे जन्नत की कही बात सुनने को मिल गई। अब आगे। विराज शैतानी हंसी हंसकर बोला, ठीक है, मैं अभी आया। तभी जन्नत की आवाज आई, जान तुम क्यों आ रहे हो? मैं आती हूं ना, तुम वहीं रुको, तुम बुरा मान जाते हो। शिवी मुंह पर हाथ रखकर अपने आप से बोली, हे भगवान, ये अंदर क्या चल रहा है? इनकी बातें और किन हालातों में हुई है? पर जो भी हो मजा आएगा। शिवी अंदर हो रही बातों का गलत मतलब निकाल रही थी और मुंह दबाकर हंस रही थी। वहीं अंदर माहौल एकदम उल्टा था। जन्नत बोली, तुम बहुत बड़े बेशर्म आदमी हो।
विराज बोला, तुमने मेरी बेशर्मी देखी ही कहाँ है। वह आगे दांत पीसकर थोड़ी धीमी आवाज में बोला, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम भी याद रखोगी। कल से पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है। जन्नत ने एक टॉवेल उठाया और बाथरूम की तरफ चली गई। शिवी अपने मुंह पर हैरानी से हाथ रखकर बोली, हे राम जी, ये खड़ूस ब्रदर इतने बेशर्म हो गए, मैंने सोचा भी नहीं था। वहां सब लोग इनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और ये दोनों यहाँ पर ये सब कर रहे हैं। खड़ूस ब्रदर थोड़ा तो इंतजार कर लेते, दिन के बाद रात भी आती है। वहीं जन्नत बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी और बोली, धीरे से बोली, टॉवेल। विराज ने दरवाजा खोला। जन्नत ने दूसरी तरफ मुंह करके टॉवेल आगे कर दिया। तभी एक झटके से जन्नत बाथरूम में चली गई। उसके मुंह से चीख निकल गई। शिवी ने चीख का गलत मतलब निकाल लिया और बोली, मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं रुक सकती यहाँ। ये कहते हुए वो वहां से भाग खड़ी हुई। वहीं बाथरूम माहौल गर्म था। विराज ने जन्नत को दीवार से सटाकर खड़ा कर रखा था और कुछ इस तरह से उसके पैरों को ब्लॉक कर रखा था ताकि जन्नत उस पर अटैक ना कर दे, क्योंकि बेचारे को अभी तक दर्द भी हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था। अगर उसने फिर से ये गलती की तो क्या पता ये लड़की उसे हॉस्पिटल पहुंचा दे। जन्नत गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, थोड़ी देर पहले का दर्द खत्म हो गया, जो अब फिर से तुम्हें खुजली मची हुई है मार खाने की। अगर इतनी ही खुजली मची थी तो सीधे सीधे बोल देते, माय डियर जान। जन्नत की बात और उसका एटीट्यूड देख विराज डेविल हंसते हुए बोला, क्या तुम्हें लगाता है कि तुम मुझ पर अटैक कर सकती हो? नो बेबी नो। अर्लियर इट वॉज बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक दैट यू वर एबल टू अटैक मी, बट नाउ दिस विल नॉट हैपन एट ऑल, because this time it's my turn. So now you will be punished. ना बेबी ना, पहले मेरी गलती की वजह से तुम मुझ पर अटैक कर पाई, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इस बार मेरी बारी है, तो अब तुम्हें सजा मिलेगी। जन्नत ने घूर कर विराज की आंखों में देखा, जिसकी आंखों में शैतानी साफ झलक रही थी। विराज इस समय कामदेव का अवतार लग रहा था। उसके गीले बालों से रिसता हुआ पानी और बिखरे बाल, काली गहरी आंखें जो किसी को भी उनमें एक बार देखने से ही खोने के लिए मजबूर कर दे, मस्कुलर बॉडी जिस पर इस समय एक भी कपड़ा नहीं था। विराज ने इस समय सिर्फ एक लोवर पहन रखा था। उसके शरीर की गर्मी जन्नत को महसूस हो रही थी। जन्नत को इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी एक सेकंड में विराज को अच्छा सबक सिखा सकती थी, पर विराज उससे हाइट, शरीर और ताकत सब में आगे था। जन्नत उसके सामने एक छोटे बच्चे की तरह लग रही थी। वहीं शिवी जैसे ही नीचे पहुंची तो मीरा जी ने उससे पूछा, क्या हुआ शिवी बेटा, वो दोनों और कितनी देर में आएंगे? मीरा जी के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। शिवी ने मीरा जी का चेहरा देखा और अपने आप से बोली, अब क्या बताऊं मामी जी मैं आपको कि वो दोनों कितनी देर में आएंगे, ये तो मुझे भी नहीं पता। उन दोनों की बातों से नहीं लग रहा था कि वो दोनों जल्दी आने वाले हैं। अरे कहाँ खो गई शिवी, मीरा जी ने पूछा। कहीं नहीं, वो मैं हिसाब लगा रही थी कि उन दोनों को और कितना टाइम लगेगा। शिवी ने हड़बड़ाहट में जो मुंह में आया बोल दिया। आन्या, मीरा जी ने कंफ्यूज में पूछा। टाइम का हिसाब लगा रही थी मतलब? अरे कहना क्या चाहते हो? मीरा जी की बात सुन शिवी को समझ आया कि उसने अभी क्या बोला है। शिवी अपनी जिप काटते हुए बोली, मामी जी वो मैं ये मेरा मतलब ये है कि वो दोनों आने वाले हैं। मैंने भाई से पूछा था, वो बोले कि अभी 5 मिनट आ जाएंगे। अच्छा। मीरा जी परेशान नजरों से बोली। विराज का रूम। विराज ने उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था।
वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी विराज ने सावर ऑन कर दिया और इसी के साथ पानी दोनों के ऊपर गिरने लगा। जन्नत चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है, मुझे पूरा भीगा दिया। तभी विराज उसकी आंखों में देखकर बोला, अभी तो भिगाया है, आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूँ, और तुम देखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकोगी। विराज की बात सुन जन्नत फीकी हंसी हंसते हुए बोली, ये सिर्फ तुम ख्वाब में ही कर सकते हो, क्योंकि असल जिंदगी में और ख्वाब में जमीन आसमान का अंतर होता है। वैसे तुमने ये करके अपनी कायरता दिखा दी। मैं कायर नहीं हूं, तुम कायर हो, समझी? जन्नत हंसते हुए बोली, मैंने ये सब तुम्ही से तो सीखा है, क्योंकि तुम कायर हो। तुम कायर थे, कायर हो और हमेशा कायर ही रहोगे। जन्नत की बात सीधे उसके मेलेगो को हर्ट कर गई। विराज दांत पीसकर बोला, अगर तुम्हें ये लगता है तो यहीं सही। ये कहकर विराज ने जन्नत को छोड़ दिया। जन्नत मुड़कर विराज को एक बार भी नहीं देखा और जल्दी से बाथरूम से चली गई। थोड़ी देर बाद सब लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। लो आ गए मेरे खड़ूस ब्रदर और मेरी प्यारी भाभी। शिवी की आवाज सुन सबने सीढ़ियों की तरफ देखा। विराज और जन्नत दोनों साथ साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रहे थे। विराज ने ब्लू कलर का श्री पीस सूट पहन रखा था। बाल जेल से अच्छे से सेट किए गए थे। एक हाथ में वॉच। वो इस ड्रेस में एकदम राजवंश ग्रुप का सीईओ लग रहा था। पर सबका ध्यान विराज की जगह जन्नत ने खींचा। जन्नत ने इस समय एक वाइट शर्ट और ऊपर कर ब्लैक कलर का कोट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था। वो भी अपने इस अवतार में एकदम लेडी बॉस लग रही थी। वो किसी भी एंगल से शादीशुदा बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसने ऐसी कोई निशानी ही नहीं पहन रखी थी जिससे वो शादीशुदा लगे। सब लोग अजीब नजरों से जन्नत को देखने लगे। वहीं मीरा जी पहले से परेशान थी, और ये देखने के बाद तो उनकी आंखें छोटी हो गई। वो जल्दी से जन्नत के पास जाकर खड़ी हो गई, जो कि अभी सीढ़ियों के नीचे ही पहुंचे थे। जन्नत ने मीरा जी की तरफ चौंक कर देखा तो मीरा जी ने शांति से पूछा, बेटा तुम इस समय कहाँ जा रही हो? जन्नत कंफ्यूज में बोली, आंटी जी मैं तो ऑफिस जा रही हूँ, एक जरूरी मीटिंग है, आपको कुछ काम था। जन्नत की बात सुन मीरा उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा मुझे पता है कि तुम्हारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर कल ही तुम दोनों की शादी हुई है, और शादी के बाद कुछ रस्में होती हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। मतलब जन्नत ने फिर पूछा, बेटा वो अब तुम्हारी मुंह दिखाई है, और उसके बाद तुम्हारी पग फेरे की रस्म भी है, इसलिए मैं कह रही थी कि आज तुम रुक जाओ, कल से चली जाना। CH9 विराज का बिछाया जाल बटा जन्नत का इमोशनल अत्याचार। मतलब जन्नत ने फिर पूछा, बेटा वो अब तुम्हारी मुंह दिखाई है, और उसके बाद तुम्हारी पग फेरे की रस्म भी है, इसलिए मैं कह रही थी कि आज तुम रुक जाओ, कल से चली जाना। अब आगे। विराज जो कुछ सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मीरा की बात सुन जन्नत ने एक नजर घूर कर विराज को देखा और अपने मन में बोली, क्या बकवास है, ये लोग तो मुझे सच में बहू मानने लगे। क्या अब मुझे इसके साथ रहना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 4-5 घंटे मैंने इस पागल आदमी के साथ कैसे बिताए हैं वो मैं ही जानती हूँ। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि जन्नत को जो पसंद होता है जन्नत वही करती है। जन्नत को खोया हुआ देख मीरा जी ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम रुक रही हो ना? फिर वह अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, अरे बेटा मैं ये तो बताना भूल ही गई कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स यानी मेरे समधी समधन को भी बुला लिया है। वो क्या है ना कि शादी ऐसे हुई है तो हमने सोचा कि साथ बैठकर सब क्लियर कर लेते हैं।
ताकि कोई गलतफहमी और कड़वाहट ना रहे। मीरा जी की बात सुन जन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, क्या? मीरा ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ नहीं, जन्नत बात संभालते हुए कहने लगी। आंटी वो पता नहीं मम्मी पापा कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको तो पता है ना। जन्नत जो सबको डराती फिरती है, वो आज खुद डर रही थी, क्योंकि उसकी मम्मी पापा को अगर पता चला कि उसने ऐसा कुछ किया है तो वो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। क्योंकि हर माँ बाप के अरमान होते हैं कि वो अपने बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करे, कन्यादान करें। और यहाँ तो उनको पता भी नहीं था कि उनकी बेटी ने क्या किया है। जन्नत तो चुपचाप सारा मामला यहीं रफा दफा करने की सोच रही थी, पर अब लगता है कि ये सब उसके लिए आसान नहीं होने वाला है। मीरा जी जन्नत का हाथ पकड़कर उसे शांत करते हुए बोली, अरे बेटा, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? हम उन्हें आराम से समझाएंगे, वो जरूर समझ जाएंगे। जन्नत के मुंह से निकला, यही तो दिक्कत है। हालांकि जन्नत ने ये बात बहुत धीरे कही थी, इसलिए मीरा जी बोली, तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, तो कुछ भी तो नहीं, जन्नत बोली। वहीं विराज को जन्नत की घबराहट देख बहुत सुकून मिल रहा था। वह मन ही मन खुश होते हुए बोला, अब आएगा खेल में असली मजा। मीरा जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मुझे तुमसे कुछ पूछना था, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? अरे आंटी, आप कैसी बातें कर रही है, आप बेझिझक पूछिए। जन्नत अपने सदमे से बाहर आकर बोली। मीरा जी बोली, बेटा मैंने तुम्हारे लिए साड़ी और कुछ जरूरी सामान भेजा था, तुम बता सकती हो कि तुमने वो क्यों नहीं पहना? मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ये सब शायद कभी ना पहना हो, पर वो क्या है ना कि तुम्हारी कल शादी हुई है, और ऐसे में एक नई नवेली दुल्हन को ट्रेडिशनल कपड़े पहनना जरूरी होता है। और आज तो तुम्हारी मुंह दिखाई भी है, इसलिए मेहमानों के सामने ऐसे मॉडर्न कपड़ों में अच्छा नहीं लगता है। और तुमने सुहागन होने की भी कोई निशानी नहीं पहन रखी। तुम्हें पसंद ना हो, पर फिर भी बेटा भारतीय संस्कृति में सिंदूर और मंगलसूत्र सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक लड़की के लिए उसके शादी के बाद। मीरा जी की बात सुन जन्नत को समझ नहीं आया कि सारी सिंदूर आखिर मीरा जी कहना क्या चाहती हैं। उसको कब और किसने दिया ये सब जो वो पहनती? वहीं मीरा जी की बात सुन विराज का चेहरा पक्का पड़ गया। उसे समझ आ गया कि उसका भांडा फूटने वाला है। जन्नत का कंफ्यूज चेहरा देख मीरा जी बोली, क्या हुआ बेटा? जन्नत कंफ्यूज में बोली, पर आंटी मुझे तो किसी ने भी ये सब नहीं दिया, और ये कपड़े भी मैंने सुबह ही मंगवाए थे, तो मैंने ये पहन लिए। जन्नत की बात सुन मीरा जी विराज की तरफ देखा जो अपनी जगह से गायब था। उसने नजर घुमाकर देखा तो विराज दरवाजे की तरफ तेज कदमों से जा रहा था। ये देख मीरा जी ने तेज आवाज में कहा, विसु यहाँ आओ। मीरा जी की बात सुन विराज के कदम वही थम गए। उसने अपने आप को नॉर्मल किया और बोला, जी मॉम। मीरा जी ने कहा, यहाँ आओ। विराज न चाहते हुए भी मीरा जी के पास आ गया और बोला, कहिए मॉम, कोई काम था? वो क्या है ना कि मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। विराज की बात को इग्नोर कर मीरा जी ने आंखें छोटी करके पूछा, विसु सच सच बताना, तुमने जन्नत को जो मैंने तुम्हें देने को कहा था वो क्यों नहीं दिया? विराज एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, वो मैंने दिया तो था, इसने नहीं पहना तो मैं क्या करूं? विराज की बात सुन जन्नत ने घूर कर उसकी तरफ देखा और अपने आप से बोली, इसका मतलब इसने जानबूझकर मुझे आंटी के दिए हुए सामान नहीं दिए ताकि सबकी नजरों में मेरी इमेज डाउन हो जाए और सब मुझे नकचड़ी और घमंडी समझने लगे। वाह, क्या प्लानिंग है! इतनी खराब प्लानिंग कौन करता है भला, जिसमें खुद ही फंस जाओ। अभी रुको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ।
जन्नत मासूम चेहरा बनाकर कहने लगी, देखा आंटी जी, ये कितने झूठे हैं। एक तो मैंने बिना सोचे समझे सिर्फ इनकी इज्जत और राजवंश परिवार की इज्जत के लिए शादी कर ली, बिना अपने किसी स्वार्थ के। और इन्होंने मुझे मुझे अंदर से कितना बुरा लग रहा है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इन्हें क्या पता एक सुहागन के लिए उसका मंगलसूत्र और सिंदूर कितना कीमती होता है। इन्होंने सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए आपकी दी हुई कोई भी चीज नहीं दी। फिर वह सोचने का नाटक कर आंखों में गंगा जल बहाते हुए कहने लगी, हाय हाय, तभी मैं सोचूं कि मेरा मंगलसूत्र और चूड़ियां कहाँ गायब हो गई। जरूर इन्होंने ही उन्हें कहीं रख दिया है ताकि मैं पहन ना सकूं। हे राम जी, इतनी नाराजगी है मुझसे कि मेरे सुहाग की निशानी मुझसे छीन ली। ये कहते हुए जन्नत मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। उसकी एक्टिंग किसी प्रोफेशनल एक्टर को भी मात दे रही थी। जन्नत को रोता देख उसकी बातें सुन मीरा जी को विराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। चाहे उनकी कैसे भी शादी हुई हो, पर अब जन्नत उसकी धर्मपत्नी है और उसका पूरा हक बनता है कि वो अपने सुहाग की निशानियों को पूरे हक से पहने। पर विराज ने जन्नत को उसके सुहाग की निशानियों से दूर कर दिया था। उन्हें लगा शायद उसकी शादी स्नेहा के साथ नहीं हुई, इसलिए विराज ने ऐसा किया। पर मीरा जी क्या जाने कि असल में बात क्या है। वहीं हाल में बैठे रिश्तेदार, दादी जी, शिवी और अमन जी भी उनकी तरफ ही हैरानी से देख रहे थे। तभी अमन जी बोले, आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आया। ये कहकर अमन जी सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। शिवी कहाँ कम थी, उसे भी बड़ी खुजली मची थी ये जानने की आखिर वहां हो क्या रहा है। वो भी पीछे पीछे चली गई। वहीं विराज को धक्का लगा। उसके चेहरे पर भले ही कोई भाव नहीं थे, पर मन ही मन वो कह रहा था, वाह क्या एक्टिंग है। ऐसी एक्टिंग तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी ना कर पाए। इसे तो बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए। पता नहीं क्या सोचकर ये बिजनेस वर्ल्ड में आ गई। मुझे फंसाने का पूरा प्लान बनाया है इसने, नौटंकी कहीं की। विराज आगे और कुछ सोच पाता उससे पहले मीरा जी की बात सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आया। मीरा जी जन्नत के आंसू पोंछते हुए कह रही थी, बेटा तुम रो मत, इसे तो मैं बताऊंगी, तुम चिंता मत करो। ये कहते हुए वो विराज की तरफ पलटी और थोड़ी कड़क पर धीमी आवाज में बोली, ये मैं क्या सुन रही हूँ विसु, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। क्या मतलब ऐसा कैसे, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जो किया है इसने किया है। एक तो मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर ली और उल्टा अब मुझे ही फंसा रही हैं। आप नहीं जानती मॉम इसे। हाँ, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये कितनी अच्छी बच्ची है। और एक तुम हो जो इसे हमेशा से परेशान करते आए हो। फिर भी इसने बिना किसी की परवाह किए तुमसे शादी कर ली। और तुम हो कि अभी भी इस बेचारी को ही झूठा ठहरा रहे हो। फिर वो जन्नत के गालों को प्यार से पकड़कर विराज की तरफ घुमाते हुए बोली, क्या तुम्हें लगाता है कि जन्नत झूठ बोल रही है। जन्नत ने रोते हुए भी क्यूट सा फेस बना लिया। उसे मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था विराज का डांट खाता चेहरा देख। वो मन ही मन अपनी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। CH10 शिवी रॉक जन्नत, विराज शौक बटा गलतफहमी। क्या तुम्हें लगाता है कि जन्नत झूठ बोल रही है। जन्नत ने रोते हुए भी क्यूट सा फेस बना लिया। उसे मन ही मन बड़ा मजा आ रहा था विराज का डांट खाता चेहरा देख। वो मन ही मन अपनी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ कर रही थी। अब आगे क्या हुआ और बेटा तुम रो क्यों रही हो। अमन जी ने परेशान होते हुए पूछा। अपने लाडले से पूछिए मीरा जी, विराज को घूर कर बोली। वह आगे बोली, अब कुछ बोलेगा या ऐसे मूर्ति बना खड़ा रहेगा। विराज ने कोई जवाब नहीं दिया और दांत पीसते हुए उसने जन्नत का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा।
ये देख जन्नत फिर से बोली, देखा देखा आंटी जी, आपने ये कैसे? आपके सामने ही मुझे खींच कर ले जा रहे, जैसे कल लेकर गए थे। आपको नहीं पता आंटी जी इन्होंने। चुप, एकदम चुप, आगे एक और शब्द नहीं, विराज गुस्से में बोला। जन्नत भी ऐसे चुप हो गई जैसे उसे विराज से डर लग रहा हो। उसने मासूम सा चेहरा बना लिया और डरी सहमी सी नजरों से कभी मीरा जी को कभी अमन जी को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि अब आप ही मुझे इस राक्षस से बचा सकते हैं। इस बार मीरा जी और अमन को भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा। मीरा जी दांत पीसते हुए बोली, ये क्या हरकत है विसु? तुम हमारे सामने ही इसे डांट रहे हो। कमरे के अंदर पता नहीं क्या किया होगा तुमने बेचारी के साथ। सही कहा आपने मामी जी, शिवी भी साथ देते हुए बोली। विराज ने घूर कर शिवी को देखा, पर शिवी उसे इग्नोर कर आगे कहने लगी, आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले जब इन्हें बुलाने के लिए गई थी तब भी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। शिवी की बातें सुन विराज और जन्नत दोनों का चेहरा पक्का पड़ गया। वो सोचने लगे कि क्या शिवी कब गई थी उन्हें बुलाने के लिए और उसने ऐसा भी क्या सुन लिया जो वो ऐसा बोल रही है। वहीं मीरा जी और अमन जी ने शिवी की बात का अलग ही मतलब निकाल लिया। मीरा जी और अमन जी ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और फिर आंखों ही आंखों में कुछ इशारे किए। मीरा जी सारी बातें भूलकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूं तुम दोनों के लिए। अच्छा शिवी, तू अपनी भाभी को लेकर जा और विसु तू भी जा और कोई ट्रेडिशनल कपड़े पहन कर आ, और हाँ जन्नत को भी जो उसके कपड़े और जो भी सामान मैंने दिया है दे देना। जाओ अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। ये कहते हुए उसने दोनों के हाथ पकड़कर वापस सीढ़ियों की तरफ घुमा दिया। जन्नत और विराज को अब जाकर धीरे धीरे समझ आने लगा कि मीरा जी और अमन जी को गलतफहमी हो गई है उन दोनों के बारे में। वहीं शिवी अपना सिर खुजलाने लगी। उसने तो सोचा था कि वो भी आज अपने खड़ूस ब्रदर को डांट खिलवाने में अपनी भाभी की थोड़ी मदद कर देगी, पर यहाँ तो उसकी एक लाइन ने सारा मामला ही उल्टा कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा भी क्या बोल दिया है, पर उसने अपना सिर झटका और जन्नत के पास जाकर बोली, चलिए भाभी मैं आपके तैयार होने में मदद कर देती हूँ। अगर अकेले जाने दिया तो तुम दोनों फिर से शुरू हो जाओगे और फिर पता नहीं कितनी देर लग जाए। चुप हो जा बहन, क्यों दोनों की वाट लगाने पर तुली हुई है। शिवी की बात सुन विराज और जन्नत का चेहरा देखने लायक था। जन्नत का मन कर रहा था यहीं गड्ढा हो जाए तो वो उसमें समा जाए, और विराज का मन कर रहा था कि वो अपनी इस पागल बहन के मुंह को सील दे ताकि वो उन पर और कोई बारहमस्त्र ना छोड़ सके। बॉम्बेस्टिक साइड आइज। वहीं मीरा जी और अमन जी की तो आंखें हैरानी से फैल गई। ये लड़की ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है बिना ये देखे कि वो लोग भी वहीं हैं। मीरा जी ने अमन जी की तरफ देखा और शर्मा कर चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जल्दी से वहां से चली गई। अमन जी ने भी मीरा जी जिस तरफ गई थी उस तरफ देखा और मुस्कुराते हुए हॉल की तरफ चले गए। वहीं जन्नत का दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। उसने घूर कर विराज की तरफ देखा और मन ही मन कहने लगी, इसके साथ कभी नहीं। दूसरी तरफ विराज का चेहरा अब एकदम शांत था, पर उसके दिमाग में कई ख्याल आ जा रहे थे। तभी शिवी बोली, अरे अब चलोगे भी या यहीं खड़े खड़े एक दूसरे को घूरते रहोगे। शिवी की बात सुन विराज और जन्नत ने एकदम से शिवी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बहुत बड़ी अपराधी हो। सारा रायता फैलाने और गलतफहमी पैदा करने और दोनों को टेंशन देने के बाद ये लड़की कितनी नॉर्मल दिखाई दे रही है, जैसे उसने कुछ भी नहीं किया हो। शिवी मुंह बनाकर बोली, अब ऐसे क्यों देख रहे हो तुम दोनों मुझे, जैसे मैंने कोई बड़ा बाला जुल्म कर दिया हो तुम दोनों पर। नहीं नहीं शिवी, तुमने कोई जुल्म नहीं किया। वो क्या है ना कि हम ही थोड़े बुद्ध है। विराज फीकी मुस्कान के साथ बोला। जन्नत बोली, चलो चलते हैं।
इसके बाद वो तीनों विराज के रूम में चले गए। विराज ने कबर्ड से जन्नत के लिए दिया गया सारा सामान उसे दे दिया और खुद के लिए एक ड्रेस लेकर क्लोजेट रूम के अंदर चला गया। थोड़ी देर में वो चेंज करके आ गया। विराज ने इस समय ग्रीन कलर का कुर्ता और वाइट पजामा पहन रखा था। कुर्ते के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। विराज इस समय बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा था। पर क्या फायदा, बेचारे की बीवी तो उसे देख तक नहीं रही थी। जन्नत ने विराज को फुल इग्नोर मार दिया था। जन्नत ने एक नज़र सारी को घूर कर देखा और फिर क्लोजेट रूम में चली गई। वहीं शिवी विराज के चारों ओर एक चक्कर लगाकर कहने लगी, वाह खड़ूस ब्रदर, आप तो बहुत हैंडसम लग रही हैं। अब तारीफ हो गई है। चलो अब बाहर जाइए, मुझे भाभी की हेल्प करनी है। तो कर देना, मैं कौन सा डिस्टर्ब करने वाला हूँ। विराज चिढ़ते हुए बोला। जन्नत को आए 1 दिन भी नहीं हुआ, सब लोग उसे इग्नोर करने लगे और तो और उसे उसके कमरे से भी निकलने को कह रहे हैं। कैसे कैसे दिन आ गए हैं बेचारे की लाइफ में। शिवी नाक सिकोड़ कर आंखें छोटी करते हुए कहने लगी, डियर खड़ूस ब्रदर, मुझे पता है कि आप अपनी वाइफ से दूर नहीं रह सकते, पर अभी के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। वो क्या है ना कि आपके यहाँ रहने से किसी को तकलीफ हो या ना हो, पर भाभी को होगी, इसलिए अब चुपचाप बाहर जाइए। शिवी ने जाइए शब्द पर जोर देकर लगभग ऑर्डर देते हुए कहा। शिवी की बात सुन विराज की बोहे तन गई। वो बोला, ये मेरा रूम है इसलिए मैं नहीं, वो यहाँ से जाएगी समझी। और सूजी तू मेरी बहन है या उसकी चमची जो हर वक्त उसके गुणगान करते नहीं थक रही। अरे खड़ूस ब्रदर, आपको नहीं पता भाभी को पटाकर रखने के क्या क्या फायदे होते हैं। शिवी ये कहते हुए थोड़ी एक्साइटेड लग रही थी। विराज ने पूछा, मतलब? खड़ूस ब्रदर, आप ये मतलब छोड़िए और बाहर जाइए। तभी विराज का फोन बजा और उसने जैसे ही स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नाम देखा तो उसके चेहरे पर कठोरता साफ नजर आने लगी। उसने कॉल उठाया और रूम से बाहर निकल गया। वहीं जन्नत को अंदर दोनों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। उसने मुंह बना लिया और बोली, सब मतलबी है, पर जो भी हो ये क्यूट तो बहुत है। ये पहले से ही मेरी तरफ है और बाकी के घर वाले भी मेरी तरफ है, तो मजा आएगा इस खड़ूस को परेशान करने में। शिवी बोली, भाभी बाहर आ जाइए, खड़ूस ब्रदर अब रूम में नहीं है। जन्नत ने पेटीकोट और ब्लाउज पहना और बाहर आ गई। शिवी मुंह पर हाथ रखकर जन्नत को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, वाओ भाभी, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। अगर खड़ूस ब्रदर ने आपको ऐसे देखा होता तो वो शौक रह जाते। तुमने ठीक कहा शिवी, उन्हें शौक ही तो लगता है मुझे देखकर। जन्नत एक तंज के साथ बोली। ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। शिवी उसके तंज को समझ नहीं पाई और बोली, अच्छा चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ, वरना मामी जी मुझे ही डांटेंगी, पहले ही इतना टाइम निकल गया। मुंह दिखाई की रस्म का भी समय होने वाला है। जन्नत ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद शिवी और जन्नत ने काफी स्ट्रगल किया, तब जाकर जन्नत साड़ी पहनने में कामयाब हो पाई। थोड़ी देर बाद विराज ने दरवाजा नॉक किया तो शिवी बोली, आ जाओ खड़ूस ब्रदर। पर जैसे ही विराज ने अंदर का नजारा देखा वो अपनी जगह पर जम गया। टू बी कंटिन्यूड। विराज को किसका कॉल आया था? आखिर विराज ने कमरे में ऐसा क्या देखा जो वो इतना हैरान रह गया? क्या होगा जब जन्नत के पेरेंट्स को जन्नत और विराज की शादी के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए लव इन वार सिर्फ यूट्यूब पर।